नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र में धातु वर्ग में ताम्र धातु के बारे में यानी कॉपर के बारे में। तो ताम्र जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर या क्यूप्रम। क्या बोलते हैं इसको? क्यूप्रम। चमकीली रक्त वर्ण की धातु होती है। कौन सा वर्ण होता है भैया इसका? रक्त वर्ण होता है। कॉपर 29 इसका एटॉमिक नंबर, 6.63.5 इसका एटॉमिक मास होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 9.0। मेल्टिंग पॉइंट होता है 1057 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट होता है 2310 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी उत्पत्ति किससे बताइए भैया? सूर्य से। तो इसका ग्रह भी कौन सा होगा? सूर्य होगा। अग्नि में क्षय कितना होता है? 5% तक इसका अग्नि में क्षय हो जाता है। ताम्र की जो ज्वाला होती है, इसकी जो भस्म ताम्र भस्म की जब ज्वाला परीक्षण करते हैं तो ये नील वर्ण की होती है। कौन सी होती है भैया? नील वर्ण की होती है। और ताम्र का खुद का वर्ण कैसा होता है? रक्त वर्ण का होता है। अब हम बात करते हैं इसके पर्याय के बारे में। तो इसको बोला है भैया शुल्व। और शुल्वारी किसको बोला है भैया? गंधक को। गंधक को क्या बोला है? शुल्वारी। और इसको क्या बोला है? शुल्व। रक्तक, सूर्य लो, सूर्य के जितने भी पर्याय मिलेंगे आपको सब ताम्र के पर्याय होते हैं। सूर्य के जो भी पर्याय होंगे, रवि प्रिय, भास्कर, भानु, मलेच्छवक्त्र, त्र्यंबक, अर्क, द्विष्ट, सूर्यांग, ये सारे किसके पर्याय हो गए भैया? ताम्र के पर्याय हो गए। देखो भैया ये भी रहता है जो नाइट्रिक एसिड में पूरा घुल जाता है और नीला हरा रंग उत्पन्न करता है। कौन सा रंग उत्पन्न करता है भैया? नीला हरा रंग उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग, बाकी जो रसशास्त्र के 8वीं शताब्दी के बाद में रसशास्त्र के जो भी ग्रंथ मिलते हैं सब में ताम्र का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं इसके खनिज कौन कौन से अवेलेबल है। तो इसका जो खनिज है वो मुक्तावस्था में तो आपके पास नेटिव कॉपर ही मिलेगा, लेकिन यौगिक अवस्था में कॉपर पायराइटिच, मेलेकाइट ग्रीन, क्यूप्राइट, चेल्कोसाइट, कोवेलाइट, ठीक है, कॉपर पायराइटिस, स्वर्ण मार्कशीट जो होता है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। C2SF2S3। अब हम देखते हैं इसके प्राप्ति स्थान आपको कहाँ कहाँ पर ये मिलता है। तो भारत में झारखंड, राजस्थान में के खेतड़ी में भी मिलता है। उत्तरी अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, कनाडा, मेक्सिको इत्यादि जगहों पर ये मिलता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। किन रसायनों में बताए गए हैं? 2 प्रकार के। और रसरत्न समुच्चय में बताया इसके 2 प्रकार के बताया गया कि ताम्र 2 प्रकार का होता है। तो रक्त वर्ण का बताया है और कृष्ण वर्ण का बताया है। तो जो रक्त वर्ण का होता है वो श्रेष्ठ होता है और जो कृष्ण वर्ण का होता है वो कैसा होता है भैया? निकृष्ट होता है। श्रेष्ठ कौन सा है इसमें? रक्त वर्ण का। ठीक है, तो हमने पहले बताया भी था कि जो ताम्र वर्ण होता है, ताम्र का कौन सा वर्ण होता है भैया? रक्त वर्ण की चमकीली धातु होती है। तो जो रक्त वर्ण का होगा वो श्रेष्ठ होगा और कृष्ण वर्ण का जो होगा वो निकृष्ट होगा। नेपालक ताम्र बताया है जो श्रेष्ठ होता है। मलेच्छद ताम्र बताया। कौन सा ताम्र? मलेच्छद ताम्र जो निकृष्ट होता है। अब हम देखते हैं इसके ग्राह्य लक्षण। तो ग्राह्य लक्षण में सुस्निग्धम, मृदुलम, शोणम, घनाघात, क्षमम गुरु, निर्विकारम, गुणश्रेष्ठम, ताम्रम नेपालम उच्यते। ठीक है, नेपाल ताम्र जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, ये बताना चाह रहे हैं। ये सुस्निग्धम, सुस्निग्ध होता है, मृदु होता है, शोण कलर यानी शोणित रक्त वर्ण का होता है, निर्विकार होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, घन आघात, घन होता है यानी कठोर होता है, आघात क्षमम, आघात को सहन करने वाला है। इस पर पीटने पर इसका मतलब इसको पीटते हैं तो ये उसको टूटता नहीं है। और गुरु होता है। तो मतलब सब धातुओं में देखना, सुस्निग्ध मिलेगा, मृदु मिलेगा, घन मिलता है, गुरु मिलती है, निर्विकार होती है, निरपत्र होती है। ये सारी धातु के सामान्य ग्राह्य लक्षण होते हैं। ठीक है, आज ताम्र के 8 विष दोष बताए। ताम्र सबसे ज्यादा विष बताया है चरक संहिता में भी। ठीक है, तो उन्होंने बताया है, कौन सा बताया? देखो, भ्रम बताया है, मूर्छा बताया है, विधा, श्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि और चित्त संताप। तो ताम्र के 8 दोष कौन से हो गए? जिससे देखो, भ्रम होगा तो मूर्छा हो जाएगी, मूर्छा हो जाएगी तो आपके शरीर विधा होगा, विधा होगा तो क्या? विधा क्यों होता है? इससे श्वेद उत्पन्न होता है, जलन होने से श्वेद क्यों उत्पन्न होता है? आपके क्लेद ज्यादा होता है तो श्वेद उत्पन्न होता है, श्वेद होगा तो वांति होगी यानी वमन ज्यादा होगा, अरुचि होने लगेगी और चित्त में संताप होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, विधा तो संताप भी होगा, विधा होगा तो श्वेद उत्पन्न होगा। इसे याद कर सकते हैं। ताम्र का शोधन क्यों है? किसी भी धातु का शोधन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अशुद्ध का आपने सेवन किया तो आयु का, कांति, बल और वीर्य का नाश करने वाली होती है। वमन, मूर्छा, भ्रम, उत्क्लेश, कुष्ठ, शूल आदि उत्पन्न करने वाली होती है। अब ताम्र का सामान्य शोधन, किसी भी धातु का सामान्य शोधन का प्रोसीजर एक ही है। तेलम तक्रे गौमूत्रे हयार नलक लथजे कर्माद निषेजम तप्तम द्रावे द्रावे तो शब्ददा, है ना, स्वर्णादिलो पात्राणाम शुद्धि रेशम प्रशिष्यते। अब हम देखते हैं इसका विशेष शोधन। तो विशेष शोधन में हमने एक ट्रिक बनाई है, क्या? NSN यानी नींबू सौरस में सेंधव लवण को और निर्गुंडी सौरस कि सेंधव लवण लेंगे और नींबू सौरस लेंगे, उनका लेप लगाएंगे किस पे? ताम्र पत्र पर। NSN का मतलब क्या हुआ? नींबू और सेंधव लवण, इन दोनों का लेप बनाकर आप लेप किस पर लगाएंगे? ताम्र पत्र पर, और उसको रेड हॉट करेंगे उस ताम्र
ताम्र पत्र को क्या करेंगे आप, रेड हॉट करेंगे, और रेड हॉट करेंगे निर्वाप किस में करेंगे, फिर निर्गुंडी सवरस में। तो याद रखिएगा ताम्र में NSN, नींबू सवरस, सेंधव लवण और निर्गुंडी सवरस, 3 चीजें वहां पर उपयोग में हो रही है। या फिर एक होता है सेंधव लवण नींबू सवरस का लेप किया ताम्र पत्र पर, रक्त तप्त करके निर्वाप किया इसको अमल कांजी में। और कितनी बार अमल कांजी में, 8 बार उसको अमल कांजी में जब आप निर्वाप कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। या फिर ताम्र पत्र को स्वेदन किया दोला यंत्र में, गोमूत्र में इसका स्वेदन करते हैं दोला यंत्र में 3 घंटे तक, यानी 1 प्रहर तक जब उसका स्वेदन कर देंगे आप गोमूत्र में तो ये शुद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं ताम्र का मारण। ताम्र का मारण लिखा है इन्होंने, जंबीर रस संपिष्ट रस गंधक लेपितम शुल्वपत्रम स्राविस्तम त्रिपुटीय आति पंचताम, यानी शुद्ध पारद और गंधक लेंगे, उसकी क्या बना लेंगे आप, कज्जली बना लेंगे। उस कज्जली को किसमें रस संपिष्ट करेंगे, जंबीरी सवरस में, यानी नींबू सवरस में उसको पिष्ट करेंगे, उसका लेप बनाकर अप्लाई करेंगे किस पे, कोपर के पत्र पर। फिर उसको सुखाना है, स्राव संपुट करना है और गजफुट कर देना है। 3 गजफुट देंगे तो आपके पास ताम्र की भस्म बन जाएगी। अब जो ताम्र में 8 दोष बताए थे, उन 8 दोष को, ताम्र भस्म को उन 8 दोष से मुक्त करना है। तो जो ताम्र भस्म बनी उसको नींबू से मर्दन करेंगे, उसका गोला बना लेंगे, नींबू से मर्दन करके उसका गोला बनाएंगे, सुरण कंद के मध्य में रखेंगे और सुरण के चारों ओर अंगुल मोटा, 1 अंगुल का मोटा लेप कर देंगे, ठीक है, आटे का लेप कर देंगे। फिर उसको गजफुट देंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी ये भस्म बन जाएगी हमारे पास। क्या बन जाएगी भैया, भस्म बन जाएगी, ठीक है। जो भस्म बनेगी वो ताम्र भस्म 8 दोषों से मुक्त होगी। अब हम देखते हैं सोमनाथी ताम्र भस्म का निर्माण। तो सोमनाथी ताम्र भस्म के कंटेंट याद रखिएगा, पारद, गंधक, ताम्र, शुद्ध हरताल और शुद्ध मनशिला, 5 कंटेंट है इसके सोमनाथी ताम्र, ठीक है। पारद, गंधक, ताम्र, 3 तो चीज याद रहेगी, फिर हड़ताल और मनशिला। कौन कौन सा पार्ट, पारद 1 पार्ट, गंधक 1 पार्ट, ताम्र 1 पार्ट, शुद्ध हड़ताल आधा पार्ट लेते हैं और शुद्ध मनशिला 1/4 पार्ट लेते हैं। तो पारद प्लस गंधक की क्या बनाएंगे, कज्जली बनाएंगे, उसमें मनशिला और हड़ताल ऐड करके फिर उसकी वापस कज्जली बन जाएगी, ठीक है। पारद गंधक में मनशिला हड़ताल से कज्जली और स्राव संपुट करेंगे। स्राव संपुट में कैसे करेंगे कि नीचे कज्जली बिछाएंगे, फिर उसके बीच में ताम्र पत्र रख देंगे, फिर उसके ऊपर वापस कज्जली रखेंगे, फिर उसको गजफुट करके और हमारे पास जो भस्म बनेगी वो कौन सी भस्म होगी, सोमनाथी ताम्र भस्म होगी। इसकी डोज कितनी बताई है, 1/8 से 1/2 रत्ती। ताम्र की डोज 1/8 से 1/2 रत्ती। इसके गुण कर्म देखे तो तिक्त कषाय कटुरस की होती है, उष्ण वीर्य होता है, मधुर विपाक होता है, लघु और सर गुण होते हैं और कफ पित्त नाशक होती है। कौन सी नाशक होती है, कफ पित्त नाशक होती है। कर्म देखिए इसके तो नेत्रीय होता है, रोपण होता है, दीपन होता है, ब्रंगण कर्म करने वाली होती है। रोगनता कहाँ देंगे, उदर रोग में, कुष्ठ में, आम रोग में, कृमि रोग में, अर्श में, स्थूल्य में, क्षय में, पांडु, काश, श्वास, शूल, ग्रहणी इत्यादि रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कहते हैं ताम्र भस्म की परीक्षा। तो ताम्र भस्म की जो सबसे बढ़िया परीक्षा होती है अम्ल परीक्षा या दधि परीक्षा। यदि आप दही के अंदर ताम्र को कुछ टाइम के लिए, कर्ण में ताम्र को, कॉपर को, कुछ भस्म को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो अगर वो नीला वर्ण देती है या फिर हरा वर्ण वहाँ उत्पन्न होता है, नील हरित वर्ण वहाँ उत्पन्न होता है, तो हम मानते हैं कि ताम्र की भस्म अभी नहीं बनी है, ठीक है। तो अपक्व विधि या ताम्र भस्म सेवनजन्य दोष कौन सा होता है, तो आयु, कांति, बल का नाश हो जाएगा, वमन, मूर्छा, भय, कुष्ठ, शूल, उत्क्लेश आदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर ये रोग उत्पन्न हो गए तो इसका शमन कैसे करेंगे, इस शमन का उपाय क्या है, तो धान्यक शौरश में, धान्यक शौरश या क्वाद बनाएंगे और मिश्री डालेंगे उसमें और 3 दिन तक आप उसका सेवन करेंगे। या मुनि बिरही को पीसकर मिश्री के साथ सेवन करेंगे। मुनि बिरही को पीसकर किसके साथ सेवन करेंगे भैया, मिश्री को, मुनि को मिश्री के साथ सेवन कर लेना है। इसके योग कौन कौन से बताएं, आरोग्यवर्धनी वटी, लक्ष्मी विलास रस, ताम्र परपटी, पंचामृत प्रपटी। धन्यवाद दोस्तों।